हेलो, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? आई विल रीड इट इन इंग्लिश एंड देन एक्सप्लेन यू इन हिंदी ताकि आपको आसान हो समझने में। सो इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन मीन्स द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग केयरफुली और एन ऑफिशियल विजिट to a building or organization to check that everything is correct and legal. Inspection by itself is routine and is not negative unless there is such report on inspection. So basically inspection क्या होता है? अगर हम लोग जनरल मीनिंग देखें तो इंस्पेक्शन का होता है कि किसी चीज़ को केयरफुली देखना। ओके, या तो ऑफिशियली अगर विजिट किया जाए कोई बिल्डिंग या कोई ऑर्गेनाइजेशन को और वहाँ पे सब चीज़ सही है, लीगली करेक्ट है कि नहीं, वो देखना। सो दिस इज़ बेसिकली इंस्पेक्शन का मीनिंग। नेक्स्ट उसका पर्पस क्या होता है? इंस्पेक्शन मेनली उसका ये पर्पस होता है कि वो कंफर्म करता है कि जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इंडिविजुअल है वो सही से लॉ के रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसीलिए इंस्पेक्शन किया जाता है। Next is inquiry. Inquiry is an official process or judicial inquiry to discover the fact about something bad that has happened. So basically inquire तब किया जाता है कि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, तो आप inquiry करोगे उस पे। Okay? So that the meaning of inquiry. उसका purpose क्या होता है? An inquiry is a process that has the aim of augmenting knowledge, resolving doubt or solving a problem. Inquiry denotes a negative action unless clean report is made. तो बेसिकली अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, दिख रहा है आपको उसको सॉल्व करना, इसीलिए इंक्वायरी किया जाता है। उसका मेन पर्पस यही होता है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अ क्राइम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सेट्रा केयरफुली स्पेशली टू डिस्कवर द ट्रूथ। इन्वेस्टिगेशन कब किया जाता है आपको तो पता ही है, आपने ये बेसिक वर्ड्स जो इसका मीनिंग आपको नॉर्मली पता ही रहता है। सो बेसिकली इंस्पेक्शन का वही, इन्वेस्टिगेशन का यही मतलब होता है कि एग्जामिन करना कोई क्राइम हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है ताकि हमें सच पता चले। ओके, सो इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज टू गैदर इंफॉर्मेशन and evidence to support the prosecution of the suspected violation. So basically investigation इसलिए किया जाता है कि हम सही एविडेंस और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके जो गलत लग रहा है उससे रिलेटेड या गलत कुछ हुआ है उसके रिलेटेड। इफ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर रीजनेबली बिलीव्स दैट देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ लॉ देन दे हैव द अथॉरिटी टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। सो आप समझ गए होंगे कि अगर उनको लगता है कि कोई वायलेशन हुआ है तो उनके पास अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशन करने का। Inspection is not negative and a routine procedure, but inquiry and investigation is always negative. Okay? Inspection एक वो नहीं होता है। Inspection हम लोग नॉर्मली एक चेक करना होता है, बट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तभी होता है जब आपको लग रहा है कुछ गलत है। Okay? Sometimes inspection leads to investigation. Okay? For inquiry and investigation there has to be some reason like information and complaint. Okay? सो नेक्स्ट इज किनके पास पावर है टू कॉल द इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरी। किनके पास ये पावर है? ओके, वेयर on the scrutiny of any document filed by the company or on any information received by him, the registrar is in the opinion that any further information or explanation or any further document relating to the company is necessary. He may, by a written notice, require the company, okay? सो बेसिकली अगर रजिस्ट्रार को लगता है, ही इज़ इन द ओपिनियन कि फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए या डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, तो वो रिटन नोटिस के साथ कंपनी को बोल सकता है। क्या बोल सकता है? क्या मांग सकता है कंपनी से? टू फर्निश इन राइटिंग सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स विद इन सच रीजनेबल टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। बेसिकली रजिस्ट्रार क्या मांग सकता है? वो कुछ अगर उसको लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोल सकता है कि फर्निश करो इन राइटिंग वो इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन को, या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो प्रोड्यूस करने बोल सकता है उस डॉक्यूमेंट को एक रीजनेबल टाइम में। ओके, नेक्स्ट
On the receipt of notice under subsection 1, it shall be the duty of the company and of its officer concerned to furnish such information or explanation to the best of their knowledge and power, and to produce the documents to the registrar within the time specified or extended by the registrar. So basically जब नोटिस आएगा कंपनी को, तो कंपनी को जो भी सही इंफॉर्मेशन मांगा गया है, एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, उनके नॉलेज में, उनके पावर में जितना प्रोवाइड कर सकते हैं वो उनको वो रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है एडिशनल रिटन नोटिस बाय द रजिस्ट्रार. Okay, the registrar may by another written notice call on the company to produce for inspection such further books of accounts, books, paper and explanation as he may require at such place and at such time as he may specify in the notice. So अगर फर्दर भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार एक रिटन नोटिस, एक और रिटन नोटिस दे के मांग सकता है, कंपनी से बोल सकता है कि आप प्रोड्यूस करो फॉर इंस्पेक्शन और भी जो बुक्स चाहिए, अकाउंट्स, पेपर्स, एक्सप्लेनेशन जो भी चाहिए. सो कब कब एडिशनल रिटन नोटिस दे के इंफॉर्मेशन मंगा सकता है रजिस्ट्रार? If no information or explanation is furnished to the registrar within the time specified under section 201 subsection 1. So basically अब जो हमने ऊपर पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, अगर इन दैट केस नहीं भेजा गया था कोई इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रजिस्ट्रार को, तब वो एडिशनल रिटन नोटिस दे के और इंफॉर्मेशन मंगा सकता है. If the registrar on an examination of the document furnished is of the opinion that the information or explanation furnished is inadequate, जो भी explanation या documents कुछ दिया गया था वो उसको inadequate लग रहा है रजिस्ट्रार को, in that case भी मंगा सकता है. If the registrar is satisfied on the scrutiny of document furnished that an unsatisfactory state of affairs exists in the company and the information or document do not disclose a full and fair statement of information required, the registrar shall record his reason in writing for issuing notice. So अगर जब रजिस्ट्रार ने चेक किया, उसको लगता है कि कुछ यहाँ पे गलत है, सही से डिस्क्लोज नहीं किया गया है, फुल एंड फेयर नहीं दिखाया गया है उसमें, इन दैट केस अपना रीज़न रिकॉर्ड करके भी मंगा सकता है. ओके, सो नेक्स्ट इज इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार. कब रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर सकता है? द रजिस्ट्रार मे कॉल ऑन द कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग एनी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑन मैटर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर and carry out such inquiry as he deem fit after providing company a reasonable opportunity of being heard. If the registrar is satisfied on the basis of information available with or furnished to him or on representation made to him by any person that. So basically यहाँ क्या बोला गया है ना कि रजिस्ट्रार कुछ भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कंपनी में बाय ऑर्डर, और उस पे इंक्वायरी कर सकता है जैसे उसको सही लगता है, बट उसके लिए उसको कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा. अगर या तो रजिस्ट्रार को लग रहा है इंक्वायरी करना ज़रूरी है, या तो कुछ उसको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिला गया था, या कोई पर्सन उनको बोलता है कि नहीं यहाँ कुछ हो रहा है, तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं. ओके, इफ़ द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज बीइंग carried on for a fraudulent or unlawful purpose and or not in compliance with the provision of the act, or the grievances of the investors are not being addressed. तो कब इंक्वायरी हो सकता है? बेसिकली अगर लग रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो सही से नहीं चल रहा है, अनलॉफुल पर्पस से चल रहा है, गलत चीज़ें हो रही हैं कंपनी में, या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके ग्रीवेंसेज, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, तब इंक्वायरी हो सकता है. बिफोर calling the company to furnish in writing any information or explanation and carrying out inquiry, the registrar has to inform the company of the allegation made against it by a written order. So basically inquiry करने से पहले कंपनी को तो बताना होगा कि आप पे ये allegations लगे हैं, तो एक written order से कंपनी को बताया जाता है. The central government may, if it is satisfied that the circumstances so warrant, direct the registrar or an inspector appointed by it for the purpose to carry out the inquiry. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो वो भी बोल सकती है कि इंक्वायरी करना होगा.
नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है बुक्स एंड पेपर्स का, चाहे वो एक इंस्पेक्टर से किया करवाया जाए या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का कोई पर्सन से, सो तब इंस्पेक्ट किया जाएगा बुक्स एंड पेपर्स को. फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन वुड मेक द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी लायबल फॉर पेनल्टी. सो अगर नहीं फर्निश किया जाएगा तो पेनल्टी लगेगा कंपनी के ऑफिसर्स को. नेक्स्ट इज कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी. ओके, सो क्या ड्यूटी है ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय का इन कंडक्टिंग इंस्पेक्शन इंक्वायरी में? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर, ऑफिसर or other employee of the company to produce all such document to the registrar or inspector, to furnish with him such statement, information or explanation in such form as the registrar or inspector may require, to render all assistance to the registrar or inspector in connection with such inspection. So basically क्या ड्यूटी है डायरेक्टर और ऑफिसर्स या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का कि उनको जब देखो जब भी होगा इंस्पेक्शन की इंक्वायरी, क्या काम होगा आपका कि आप सही से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो रजिस्ट्रार को या इंस्पेक्टर को, जो भी मांगा जाए स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन वो सब दिया जाए, जो भी उनको हेल्प चाहिए, चाहे बुक्स चाहिए चाहे जो चाहिए, तो वो भी उनको हेल्प करना होगा, असिस्टेंस देना होगा उनको अगर उनको कुछ जानना है तो. सो बेसिकली ये काम होता है. नेक्स्ट इज पावर ऑफ द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर. क्या पावर है एक रजिस्ट्रार का या इंस्पेक्टर का इन केस ऑफ इंस्पेक्शन और इंक्वायरी? The registrar or inspector making an inspection or inquiry under section 206 may, during the course of such inspection or inquiry as the case may be, make or cause to be made copies of the books of accounts and other books and papers, place or cause to be placed any marks of identification in such books in token of the inspection having been made. सो देख सकता है, एक कॉपीज़ बना सकता है बुक्स का, अकाउंट्स का, पेपर्स का, या कुछ भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन करना है तो वो कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन और इंक्वायरी. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any contract to the contrary, the registrar or inspector making an inspection or inquiry shall have all the powers as are vested in civil code. So basically जैसा powers एक civil court में under the code of civil procedure में जैसा power रहता वैसा ही एक registrar या inspector का होगा while making inspection or inquiry. Okay. While trying in a suit in respect to the following matters, namely the discovery and production of books of accounts and other documents at such place and time as may be specified by the registrar or inspector making the inspection or inquiry, summoning and enforcing the attendance of the person examining them on oath या inspect करना books, registrar and other documents को. Okay. पेनल्टी आप खुद रीड करोगे एज ऐसे इन ऑल चैप्टर, सब चैप्टर के अलग अलग होते हैं. एक समरी बना लो, इस चैप्टर में इतना पेनल्टी है, इस चैप्टर में इतना पेनल्टी है. ओके, नेक्स्ट इज सर्च एंड सीजर के केस में क्या होता है. सर्च होता क्या है बेसिकली आपको पता ही है अगर जनरल मीनिंग क्या होता है सर्च का, बट यहाँ पे क्या दिया है. सर्च मीन्स एन एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन एंड कंफर्म अ प्रॉपर्टीज लीगल ओनरशिप एंड फाइंड आउट हु क्लेम्स आर ऑन द व्हाट क्लेम्स आर ऑन द प्रॉपर्टी. बेसिकली किसका लीगल ओनरशिप है ये कंफर्म करना, एग्जामिन करना पब्लिक रिकॉर्ड्स में ताकि जान सके किसका ओनरशिप है, इसको बोलते हैं सर्च. सीजर क्या होता है. सीजर इज द फोर्सिबल टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल फ्रॉम अ पर्सन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ वायलेटिंग और इज नोन टू बी वायलेटेड द लॉ. तो सीजर कब किया जाता है ना, क्या होता क्या है बेसिकली कि फोर्सिबली जो भी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट ले लेती है. क्यों? अगर सस्पेक्ट होता है कि कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, कुछ वायलेशन हो रहा है, इन दैट केस सीजियर हो जाता है बाय द गवर्नमेंट, वो प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं. सर्च एंड सीजर इज अ प्रोसीजर यूज्ड इन मेनी सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ लीगल सिस्टम. आप जानते हो बाय विच द पुलिस और अदर अथॉरिटीज एंड द एजेंट हु सस्पेक्ट दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड, वो फिर सर्च करते हैं और सीज कर लेते हैं. नेक्स्ट इज सर्कमस्टांसेस और
seizure, whereupon information in his possession or otherwise the registrar or inspector has reasonable ground to believe that the books and papers of the company are relating to, किससे related है, key managerial person or any other director or auditor of the company or company secretary in practice or company secretary of the company are likely to be destroyed, mutilated, altered, falsified, secreted, he may, after obtaining an order from the special court for the seizure of such books and papers, enter करेगा, search करेगा, seize करेगा. So basically अगर लगता है कि जो की मैनेजरियल पर्सन है, कंपनी के ऑडिटर है, कंपनी सेक्रेटरी है, वो या तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, फॉल्सिफाई कर देंगे, छुपा देंगे, तो इन दैट केस बट सबसे उसके पहले क्या करना होगा, स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा, उसके बिना नहीं हो सकता. सो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद सीज कर सकता है सच बुक्स एंड पेपर्स, एंटर करेगा, सर्च करेगा एंड सीज कर लेगा. The registrar or inspector shall return the books and papers seized under subsection 1 as soon as he may and in case not later than कितने दिन तक सीज किया जा सकता है, बेसिकली यहाँ वो दिया गया है, not later than 180th day after the seizure, जब से सीजर हुआ है उसके बाद से 180th day तक ही हो सकता है, to the company from whose custody or power such books or papers were seized. Okay, provided that the books and papers may be collected for by the registrar or inspector for a further period of 180 days by an order in writing if they needed. So basically ऐसे तो 180 days के लिए हो सकता है, बट अगर फर्दर भी करना है तो इन रिटर्न रजिस्टर से लेके फर्दर भी किया जा सकता है. So next is report on inspection. Section 208 of the Act provides that person making the inspection shall submit a report to the central government along with such documents if any, and such report may if necessary include a recommendation for further investigation. So basically क्या दिया गया है यहाँ पे कि जो भी पर्सन इंस्पेक्ट करेगा उसको रिपोर्ट सबमिट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके साथ सबमिट किया जाएगा, और कुछ भी रिकमेंडेशन देना होगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का तो वो दिया जाएगा. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी. सेक्शन from 210 to 229 of the Companies Act 2013 contain provision relating to investigation. So basically यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही बताया गया है of the affairs of the company. Investigation within the meaning of the relevant provision of the act is a form of deeper probe into the affairs of the company, जो हमने मीनिंग पढ़ा ही है. It is a fact finding exercise. The main object of investigation is to collect evidence and to see any illegal acts or offences are disclosed and then decide the action to be taken. So section 210 क्या बोलती है, where the central government is of the opinion that it is necessary to investigate into the affairs of the company on the receipt of report of the registrar or inspector under section 208, on intimation of special resolution passed by the company that the affairs of the company ought to be investigated, or in the public interest it may order an investigation into the affairs of the company. So कब किया जाता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिसिप्ट आता है रिपोर्ट का, जो हमने 208 में पढ़ा है, रजिस्ट्रार के थ्रू और इंस्पेक्टर के थ्रू कि इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है. इन दैट केस या तो कंपनी पास करती है स्पेशल रेजोल्यूशन, इन दैट केस या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इट इज़ नेसेसरी कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन किया जाए इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. इन दीज 3 केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है इन्वेस्टिगेशन करने. ओके, कब ये आपको याद रखना बहुत नेसेसरी है. ओके, वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ought to be investigated, the central government shall order an investigation into the affairs of the company. Okay, next is investigation by सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. ओके, SFIO कब करती है इन्वेस्टिगेशन? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश एन ऑफिस कॉल्ड अ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो इन्वेस्ट करती है कंपनी के फ्रॉड से रिलेटेड. ओके, सेक्शन
112 of the Act provides for investigation into the affairs of the company by Serious Fraud Investigation Office. According to this section, where the central government on जैसे हमने ऊपर 3 पॉइंट पढ़ा, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, बट यहाँ पे एक और 4th पॉइंट भी है. सो बेसिकली सेम हमने जो पॉइंट्स तीनों ऊपर पढ़े थे वो तीनों पॉइंट यहाँ पे भी लिखे हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया है. बट यहाँ पे बस एक और पॉइंट दिया गया है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज इन द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इन टू द फेज ऑफ द कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन दैट केस ऑल्सो किया जाएगा. तो यहाँ पे एक और एडेड है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को लगता है तब किया जाएगा. ओके. No other investigating agency of central government or state government shall proceed with investigation in such case in respect of an offence under this act. In case any such investigation has already been initiated, the concerned agency shall transfer the relevant document and record in respect of such offence under this act or facilitate SFIO to investigate. So basically यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि कोई भी और जो एजेंसी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उनको प्रोसीड नहीं करना चाहिए विथ इन्वेस्टिगेशन. बट इन दैट केस अगर पहले से ही कोई और स्टार्ट कर चुकी है इन्वेस्टिगेशन करना, इन दैट केस ऑल्सो उनको रुक जाना चाहिए और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, सब SFIO को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए. Okay, the director of SFIO shall cause the affairs of the company to be investigated by the investigating officer, who shall have the power to of the inspector under section 217. The company and its officer and employee who are or have been in employment of the company shall be responsible to provide all information, explanation, document and assistance to the investigating officer as he may require for conduct of इन्वेस्टिगेशन. सो बेसिकली जितने भी एम्प्लॉय होंगे कंपनी के, उनको सबको असिस्टेंस देना होगा कि सही से हो पाए इन्वेस्टिगेशन. ओके. The SFIO shall submit an interim report and on completion final report to the central government. Okay. सो बेसिकली SFIO को एक इंटरिम रिपोर्ट देना होता है और जब कंप्लीट हो जाता है तो एक फाइनल रिपोर्ट देना होता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Any person concerned by making an application in this regard to the court may get a copy of the report. Okay. Next is investigation into affairs of the company in other cases. अब other cases में कैसे होता है, क्या होता है? The National Company Law Tribunal may register application under the following situation. कब हो सकता है? On an application made by not less than 100 members or member holding not less than 1/10 of the total voting power in case of the company having a share capital. अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो not less than 100 members. ओके. 100 जो होता है ना, 100 मेंबर से कम नहीं, ज़्यादा ही. और जो मेंबर्स होल्ड कर रहे हैं इन दैट केस 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर से कम नहीं. ओके. अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो. और not less than 1/5 of the person of the company register of the members in the case of the company have no share capital. अब no share capital है, अगर शेयर कैपिटल कंपनी का नहीं है, इन दैट केस जितने मेंबर्स है उनका 1/5 अगर अप्लाई करते हैं इतने persons on the application made to it by any other person or otherwise, if it is satisfied that there are circumstances suggesting that the business of the company is being conducted with intent to defraud its creditors, members or any other person or otherwise for a fraudulent, unlawful purpose. Person concerned in the formation of the company or management of its affairs have in connection therewith been guilty of fraud, misfeasance or other misconduct towards the company. The member of the company have not been given all information with respect to the affairs which they might reasonably expect. The tribunal may order that the affairs of the company ought to be investigated by the central government shall appoint one or more competent person as inspectors to investigate into the affairs of the company. So basically कितने members जैसे हमने पढ़ा, अगर शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द जितने भी मेंबर्स हैं.
तो अगर ये अप्लाई करते हैं, इन दैट केस ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकती है इन्वेस्टिगेट करना कंपनी के अफेयर से रिलेटेड. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी. वेयर इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट देयर इज अ रीजन सो टू डू, it may appoint one or more inspectors to investigate and report on matters relating to the company and its membership for the purpose of determining the true person. So अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ज़रूरी है इन्वेस्टिगेट करना बाय वन और मोर इंस्पेक्टर, सो वो बोल सकती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए. ओके, वो अपॉइंट कर सकती है वन और मोर इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट. ओके, and its membership for the purpose of determining the true person who are or have been financially interested in the success or failure, whether real or apparent, of the company, who are or have been able to control to or to materially influence the policy of the company, who have or had beneficial interest in shares of the company or have been significant beneficial owner of the company. So basically कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि ज़रूरी है इन्वेस्टिगेट करना, सो वो एक और मोर इंस्पेक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कर सकती है. किन पर्सन, जानने के लिए कि पर्सन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है फॉर द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ द कंपनी, जो कंट्रोल कर रहे हैं, मटेरियली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंपनीज के पॉलिसी को, या बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उनका कंपनी में, ये सब जानने के लिए. ओके, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज एंड एजेंट्स इंक्लूडिंग द फॉर्मर ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज एंड एजेंट्स ऑफ द company which is under investigation and where the affairs of any other body, corporate or person are being investigated under section 219 of all officers and other employee and agent including former officers, employees, agents of such body, corporate or a person. 2. Preserve and to produce to inspector or any other person authorized by him in this behalf all books and papers. So आप जानते हो, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ और जो होते हैं, मैनेज करते हैं, उनको क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है. उनको बुक्स जो चाहिए वो सब प्रोवाइड करना, जो असिस्टेंस वो मांगते हैं उनको वो प्रोवाइड करना पड़ता है. द इंस्पेक्टर शैल नॉट इन दिस कस्टडी एनी बुक्स एंड नॉट कीप इन इस कस्टडी एनी बुक्स एंड पेपर्स प्रोड्यूस. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, 180 डेज से ज़्यादा के लिए नहीं रखा जाता है, उसके बाद रिटर्न कर दिया जाता है. हाउएवर उसके बाद भी हो सकता है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज. ओके, the inspector being an officer of the central government making an investigation shall have all powers. जैसे ये भी हमने पहले पढ़ा कि जैसे सिविल कोर्ट का पावर होता है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वैसे ही यहाँ इंस्पेक्टर्स के पावर्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. सो आई वांट कि आप ये वाला जो पार्ट है इसको एक बार खुद रीड करो. बेसिकली इसमें एप्लीकेशन देना होता है, 30 डेज का टाइम होता है, किन किन टाइम है वो आप एक बार रीड करो, गो थ्रू इट. आपको समझ आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ आता आप कमेंट करो, बट आई गेस आपको ये समझ आ जाएगा, बिकॉज खुद से रीड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Next is power of the inspector. If the company does not receive permission within 30 days of application, basically ये जो है ना, ये ऊपर का ही पार्ट है, उसी से रिलेटेड है. If the company does not receive permission within 30 days of making the application, or other body, corporate or person concerned may proceed to take action against the employer and the action proposed. ओके, सो यहाँ पे कुछ तीन चीज़ें दी गई हैं. ये सब कंपनी को अगर करना है तो उनको एप्लीकेशन देना होता है. अगर 30 डेज़ में कुछ आया नहीं ऐसा, तो तब वो प्रोसीड कर सकते हैं. यही दिया गया है यहाँ पे. नेक्स्ट इज पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स. Section 219 of Act provides for the power of inspector to conduct investigation into the affairs of related companies, etc. as under. If an inspector appointed under section 210 or 212, जैसे हमने पढ़ा 213, to investigate into affairs of the company considered is necessary for the purpose of investigation, can also investigate the affairs of any other body, corporate, which is or has at any relevant time been the company's subsidiary or company or holding company या सब्सिडरी कंपनी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी. बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया ना, कि जो इंस्पेक्टर है उनके पास पावर है दूसरी रिलेटेड कंपनीज को भी इन्वेस्टिगेट करने का. बट कौन कौन सी? अगर वो कोई भी टाइम पे कोई ऐसी कंपनी जो उनकी सब्सिडरी थी, होल्डिंग थी, और भी किन किन कंपनीज को, रिलेटेड कंपनीज को कर सकता है, वो यहाँ पे दिया गया है. यू कैन गो थ्रू इट.
Next is seizure of documents by inspector. Section 220 of the Act provides for seizure of document by inspector as under. Where in course of investigation the inspector has reasonable ground to believe that the books and papers of or relating to any company or other body, corporate or managing director or manager of such company are likely to be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted, the inspector may seize the books and papers as he considers necessary after allowing the company to take copies of or extract from such books and papers at its cost for the purpose of investigation. So basically क्या दिया गया ना कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि बुक्स ऑल्टर्ड हो सकते हैं, म्यूटिलेटेड हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई कुछ छुपा सकता है, इन दैट केस सीज कर सकता है बुक्स एंड पेपर्स को. बट कंपनी को अगर कॉपीज़ लेनी है उसकी तो वो अलाउ कर सकता है, कॉपी लेके रख सकता है, बट वो सीज कर लेंगे बुक्स को. द इंस्पेक्टर शैल कीप इन हिज कस्टडी द बुक्स एंड पेपर्स सीज्ड अंडर दिस सेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ ही कंसिडर्स नेसेसरी. ओके, सो लास्ट के जो ये 3 पार्ट हैं, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटीज, एक्शन टू बी टेकन इन पर्सन्स ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आई विल से आप ये तीनों पार्ट को एक बार खुद गो थ्रू करो, बिकॉज वो ज़्यादा टेक्निकल इतना नहीं है. आपको रीड करोगे, आपका एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, आपको खुद भी समझ आ जाएगा. अगर बाई चांस आपको नहीं भी समझ आता है, यू कैन कमेंट, आई ट्राई टू टेक दीज ऑल्सो. So this is it for today. Do subscribe to the channel for more classes like this, because हमारी classes भी आ रही है, interview questions भी आ रहे हैं, and regularly कोई भी चीज़ से related कुछ भी update हो वो भी देती हूँ. ऑल्सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से, अगर आपको कोई भी चीज़ से कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे IOTP हो, चाहे ट्रेनिंग हो, या कुछ भी रिलेटेड टू CMA, यू कैन कमेंट और मेल मी at rootecma@gmail.com. So this is it for today. Do subscribe to the channel for more updates like these. Thank you.